के दौर में होती है तब इसे प्रसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन के दौर में होती है तब इसे प्रसंस्कृति ग्रहण करते हैं। हर्शकोविट्ज़ का मानना है कि जब एक बढ़ता हुआ बच्चा अपनी ही संस्कृति का अनुपालन सीखता है तो इसे संस्कृति अंतःकरण कहते हैं। संस्कृति विशेषकों व संकुलों के विनिमय को अंतर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। एक जीवन पद्धति का दूसरी जीवन पद्धति द्वारा विस्थापन पर संस्कृति ग्रहण है। यानी कि एक जीवन पद्धति का दूसरी जीवन पद्धति द्वारा विस्थापन ही क्या है? पर संस्कृति ग्रहण है। पर संस्कृति ग्रहण से सात्मीकरण तक पहुंचा जा सकता है, किंतु प्राय ऐसा नहीं होता। अधिकृत प्रभावी संस्कृति पहले तो टूटती है, किंतु बाद में अपने व्यक्तित्व के क्षय की पूर्ति हेतु प्रतिक्रियाशील हो उठती है। ऐसी प्रतिक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। भारत में इसका उदाहरण झारखंड आंदोलन रहा है। पर संस्कृति ग्रहण संबंधी अध्ययन इस धारणा से अभिप्रेरित है कि विश्व में कोई भी संस्कृति अछूती या शुद्ध नहीं है। इस तरह से पर संस्कृति ग्रहण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यानी टू वे प्रोसेस है। पर संस्कृति ग्रहण क्या है? टू वे प्रोसेस है। पर संस्कृति ग्रहण के विकास में लिंटन, रेडफील्ड, हर्शकोविट्ज़, हार्बल, वेल्स आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति के संवर्धन व विकास में नवीन मूल्यों को ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन अनियंत्रित पर संस्कृति ग्रहण घातक सिद्ध हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण के लिए यह जरूरी है कि दोनों संस्कृतियों में निकटता हो। मूल्य मानदंड प्रतिमान में भी समानता होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी देखा जाता। पर संस्कृति ग्रहण दबाव मूलक भी हो सकता है। संस्कृति समेकता के सिद्धांत या संस्कृति एकीकरण के सिद्धांत, ये सिद्धांत इस प्रश्न के उत्तर हैं कि आखिर वह क्या है जो कि संस्कृति को एक अर्थपूर्ण समग्र बनाता है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का मानना है कि उनका मत है कि संस्कृति एक संपूर्णता है। संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई प्रकार्य अवश्य होता है जो संपूर्ण संगठन में अपना सहयोग करता है। संस्कृति में संपूर्ण सांस्कृतिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने में एक सांस्कृतिक तत्व द्वारा दिया गया योगदान ही उस तत्व का प्रकार्य है। दुर्खिम ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का प्रयोग किया था। मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन ने मानवशास्त्रीय अध्ययन में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है। मेलानोव्स्की के अनुसार संस्कृति मानव व्यक्ति की शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मेलानोव्स्की ने मानव की 7 मूलभूत आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मेलानोव्स्की ने कितनी आधारभूत या मूलभूत आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। उनमें है 7। पहला है शरीर पोषक, नंबर 2 है उत्पादक, नंबर 3 है शारीरिक सुख, नंबर 4 है सुरक्षा, नंबर 5 है गति, नंबर 6 है वृद्धि और 7 है स्वास्थ्य। संस्कृति का प्रत्येक तत्व मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बना है और कोई भी तत्व उसी समय तक संस्कृति में बना रहेगा जब तक कि वह किसी न किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करेगा। मेलानोव्स्की संस्कृति को आत्मनिर्भर और संपूर्ण रूप में मानते हैं। यदि संस्कृति के किसी पहलू में परिवर्तन आता है तो संपूर्णता में भी परिवर्तन आएगा। मेलानोव्स्की
टायलर द्वारा दी गई परिभाषा को काम में लेते हैं, परंतु टायलर की तरह संस्कृति को पराजैविक सुपर ऑर्गेनिक नहीं मानते। विकासवादियों ने प्रकार्यहीन संस्कृति अवशेषों को अवशेष या अतीत के ठूंठ ढूंढ कहा। मेलानोस्की ने यह कहकर इसकी आलोचना की तथा कथित अवशेषों में किसी संस्कृति विशेष के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने की क्षमता नहीं थी। एक संस्कृति के अंदर कुछ भी असंबद्ध नहीं होता, अपितु सभी पक्ष अंतर संबंधित होते हैं एवं किसी भी एकाकी विशेषक का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। मेलानोस्की सांस्कृतिक बहुलवाद में विश्वास करते हैं। मेलानोस्की क्या करते हैं? सांस्कृतिक बहुलतावाद में विश्वास करते हैं। प्रसार के संबंध में मेलानोस्की ने बताया कि संस्कृति तत्व प्रसार के बाद अपना मूल आकार खो तो सकता है, किंतु कार्य वही कर पाएगा जिसकी क्षमता उसके प्रसारण की संस्कृति में मौजूद थी। संस्कृति के किसी भी पक्ष में परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संस्कृति पर पड़ता है, ऐसा मेलानोस्की का मानना है। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि मात्र व्यक्ति के अस्तित्व निर्वाह की तुलना में समाज के अस्तित्व निर्वाह पर विशेष जोर देते हैं। प्रत्येक संस्था का औचित्य पूरे समूह की सुदृढ़ता बनाए रखने में है, न कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।